ठीक। ओके, कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया था मैंने, व्हाट आर दी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन बताई थी मैंने कि कॉन्स्टेंट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन और अ चेक दैट बी अप्लाई ऑन अ सिंगल कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। कॉन्स्टेंट मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन। कॉन्स्टेंट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी कॉलम पे या ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे। ठीक, तो जब हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कॉलम उस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, और अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी तो जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे उस कमांड में वो एरर शो करेगा। ठीक, तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज वो डेटा से रिलेटेड हैं। कॉन्स्टेंट्स किससे रिलेटेड होते हैं? डेटा से। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जैसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डेटा को हम किस तरह से, मतलब डेटा जो हम डेटा स्टोर करेंगे टेबल्स के अंदर, तो उस डेटा के क्या लिमिटेशन होंगे या उसमें हम क्या कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिससे कि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में या करेक्ट डेटा एंटर करा पाएँ। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर हो रहा है वो डेटा एक वैलिड डेटा हो। वैलिड हो मीन्स ऐसा नहीं हो कि रोल नंबर वाले कॉलम में हमने नेम स्टोर करा दिया या रोल नंबर की वैल्यू कुछ बहुत ज़्यादा दे दी या मार्क्स की वैल्यू बहुत कुछ ज़्यादा दे दी। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी मीनिंग ये हो गया कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। तो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक, तो कल मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स में। तो पहले बताया था कि यूनिक कॉन्स्टेंट होता है, देन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, देन डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, चेक कॉन्स्टेंट एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट और होता है नॉट नल कॉन्स्टेंट। ठीक है, नॉट नल भी हमने पढ़ा था, वो इसमें नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो नॉट नल भी एक कांस्टेंट होता है। नाउ यूनिक कांस्टेंट बता दिया था मैंने, प्राइमरी की कांस्टेंट बता दिया था, डिफॉल्ट का मीनिंग बता दिया था, चेक का मीनिंग बता दिया था, और फॉरेन की हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनके? डेफिनेशन पता है लग गई ना? यूनिक की कांस्टेंट क्या होता है? डिफॉल्ट कांस्टेंट मतलब अगर हम टेबल में कोई वैल्यू प्रोवाइड, हाँ, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी उसको। और चेक कांस्टेंट के केस में हम ये किसी कॉलम पे ये कंडीशन लगा देते हैं कि वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा उसकी वैल्यू विद इन अ लिमिट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करा रहा हूँ तो मैं एक कंस्टेंट लगा दिया चेक कि उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर वो कॉलम जो होगा वो 20,000 तक ही सैलरी एक्सेप्ट करेगा, उसकी अगर ऊपर देंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि हाउ टू, ये टेबल, जब टेबल कांस्टेंट कब लगता है? जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। कांस्टेंट कब अप्लाई होता है किसी टेबल पे? व्हेन वी क्रिएट द टेबल। हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट अगर कोई अप्लाई करना है तो वो केवल टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया कि अगर हमें कांस्टेंट कोई भी लगाना है तो वो हम टेबल क्रिएट होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, टेबल बनाते समय ही कांस्टेंट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अब मैं सर ये अल्टर बता, के हेल्प से नहीं लगा सकते? हाँ, ऑल्टर का यूज करके बना सकते हैं। ऑल्टर का बताऊंगा मैं, दो टाइम पे बना सकते हैं, एक तो क्रिएट टेबल के टाइम पर, एक ऑल्टर टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो अभी मैं क्रिएट टेबल से बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करोगे कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की, स्टूडेंट टेबल। ठीक, सो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, रोल नंबर इंट, एंड इस पे कौन सा कांस्टेंट अप्लाई किया? प्राइमरी की कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगाते कैसे हैं? हमने क्या किया, कॉलम का नाम लिखा, उसका टाइप लिखा और साइज लिखा, और उसी के आगे लिख दिया कांस्टेंट का नाम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की कैपिटल में लिखा हुआ है, इससे कोई, मैंने बताया था एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, तो हम प्राइमरी की को स्मॉल केस में, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं या कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। बट जनरली होता क्या है कि अगर आप अपर केस यूज कर रहे हो तो अपर केस ही यूज करो, और अगर स्मॉल केस में कमांड लिख रहे हो तो फिर स्मॉल केस में ही कमांड लिखो। ये चीज़ ध्यान रखना, मिक्सअप मत करना। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो इन्होंने ROLL लिखा, तो जब सारी चीज़ें बड़ी स्मॉल अपर केस लेटर्स में लिख रहे हो तो अपर केस लेटर्स का यूज़ करो या फिर स्मॉल केस लेटर्स का यूज़ करो।
तो ये प्राइमरी की बना दी हमने। फिर उसके बाद ये बनाया नेम, नेम में क्या लगाया केयर 20 नॉट नल, तो इस पर कौन सा कांस्टेंट लग गया नॉट नल। एंड यहाँ पे देखो एज बनाया, एज में टाइप लिख दिया इंट, उसका साइज हो गया 2, और इस पर कौन सा कांस्टेंट लगा दिया चेक कांस्टेंट। और चेक में इसकी वैल्यू प्रोवाइड की कि एज की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। चेक कांस्टेंट में कंडीशन क्या लगाई कि द एज शुड बी ग्रेटर देन 5, इफ एनीवन इज एंटरिंग एज लेस देन 5 देन दैट कॉलम विल नॉट अलाउ दैट वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू लेस देन 5 होगी तो फिर वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस पे कांस्टेंट क्या लगाया कि द एज शुड बी ग्रेटर देन 5, तो वो ग्रेटर देन 5 की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया और क्लास का टाइप क्या ले लिया केयर, उसको साइज दे दिया 3, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दी फर्स्ट। डिफॉल्ट क्लास क्या है फर्स्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या ले लेगा फर्स्ट ले लेगा। बट अगर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो हमने उसको प्रोवाइड की है। ठीक, और यहाँ पे एक सिटी बना लिया, सिटी केयर 10, इस पर कोई भी कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं किया। ठीक, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टेंट बनता है। मैं इसको बना के दिखाता हूँ हाउ टू अप्लाई कॉन्स्टेंट। हाँ सर नॉट नल में वो मतलब नल वैल्यू नहीं लेगा। नॉट नल का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे हम कोई नल वैल्यू एंटर कराएंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने उस पर कॉन्स्टेंट लगा दिया है नॉट नल। इट मीन्स दैट कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। ठीक है, नॉट नल मीन्स होता है द कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। ठीक, तो इसको बना के देखते हैं। ठीक, तो हमने टेबल तो बना ली थी, कल हमें फिर से टेबल बनानी पड़ेगी एक नई, क्योंकि पुरानी टेबल पे कांस्टेंट नहीं लग पाएगा वो, तो अगर उस पे लगाओगे तो ऑल्टर टेबल से लगाना पड़ेगा। तो हम एक नई टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। हमने कल डेटाबेस बनाया था किस नाम से, स्कूल के नाम से, तो यूज स्कूल। डेटाबेस ओपन हो जाएगा हमारा। नाउ वी विल क्रिएट द टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। सपोज मैंने नाम ले लिया इसका STU। ठीक, टेबल का नाम क्या ले लिया STU। इसमें फर्स्ट कॉलम ले लिया मैंने रोल नंबर, रोल नंबर, और इसका टाइप ले लिया इंट, और साइज दे दिया 3, और इसमें कांस्टेंट लगा दिया प्राइमरी की, प्राइमरी कॉमा। अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम ले लिया मैंने नेम, इसका टाइप ले लिया केयर, साइज दे दिया 20, और इसको लगा दिया नॉट नल, मतलब नेम खाली नहीं होना चाहिए। ठीक, कॉमा। अब नेक्स्ट कांस्टेंट नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम क्या था हमारा, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज, हाँ एज। तो एज को ले लिया हमने, एज का इंट ले लिया, और साइज दे दिया हमने 2, और इसमें कांस्टेंट कौन सा लगा दें, इसमें कोई कांस्टेंट चेक, चेक लगा देते हैं। ठीक है, चेक। और चेक में कांस्टेंट कैसे लगता है, चेक लिख के फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एज ग्रेटर देन 5। ब्रैकेट को वैल्यू डाल देंगे जो हमें उस पर अप्लाई करनी है, कॉमा। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, क्लास। ओके, तो क्लास में डिफॉल्ट कांस्टेंट कैसे लगाया है, क्लास लिखा, फिर उसका टाइप लिखा, और फिर डिफॉल्ट वैल्यू दी उसकी। सर इससे होगा क्या डिफॉल्ट 1? डिफॉल्ट से ये होगा कि अगर सपोज हमने उसकी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली क्या एंटर कर देगा, वहाँ पे 1 एंटर कर देगा। डिफॉल्ट मीन्स कि अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू को ऑटोमेटिकली यूज करेगा। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्लास ले लिया, क्लास का टाइप ले लिया, सपोज इन्होंने केयर लिया है तो केयर लेते हैं, साइज लेते हैं 3, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने इसकी 1। ठीक है, क्लास 1 दे दी, मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, रोमन, रोमन है, दिस वन इज अ रोमन वैल्यू, क्योंकि हमने टाइप केयर लिया है तो हम रोमन वैल्यू एंटर करा रहे हैं, क्लासेस को रोमन में एंटर करा रहे हैं, रोमन नंबर्स में। ठीक, नेक्स्ट हम लेते हैं इसका सिटी। तो सिटी पे क्या लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगाया, तो हम ऐसे ले लेते हैं सिटी केयर, एंड ले लेते हैं, और ये इसको हमने क्रिएट कर दिया। ठीक, बन गया हमारा। अब इसको हम एंटर करेंगे तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट हो गई, अब इसको चेक कर लेते हैं DESC और STU।
ये टेबल डिस्प्ले में आ गई, रोल नंबर कॉलम आ गया, इसमें नेम आ गया, एज आ गया, क्लास आ गया एंड सिटी आ गया। रोल नंबर का टाइप क्या है, इंट है, साइज 3 है, नेम इज केयर 20, एज इंट 2, क्लास केयर 3, केयर सिटी केयर 10। और इसमें हमारा कौन सा कांस्टेंट लगा है रोल नंबर पे, प्राइमरी की। ठीक, और देखो नॉट नल वाले कांस्टेंट में जैसे हमने नेम पे कौन सा लगाया, नेम पे नॉट नल लगाया था, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने नल को क्या कर दिया, नो कर दिया। ठीक, ऐसे प्राइमरी की में भी हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ये दिखा रहा है नल वाले कॉलम में रोल नंबर में क्या दिखा रहा है, नो, नेम में क्या दिखा रहा है, नो। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है और प्राइमरी की नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। ठीक, इन द सेम वे नेम पे हमने क्या लगाया, नॉट नल, तो नॉट नल लगाया तो वो भी फिर नो कर देगा यहाँ पे। और एज, क्लास एंड सिटी ये नल वैल्यूज को अलाउ करेंगे क्योंकि हमने एज पे तो एज पे क्या कांस्टेंट लगाया है, एज पे कुछ कोई कांस्टेंट लगाया था। नो सर, चेक चेक करना, लगाया था। चेक। हाँ चेक लगाया, तो चेक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू नल वैल्यू ले सकता है। और क्लास में भी हमने डिफॉल्ट दिया है तो वो भी नल वैल्यू ले सकता है, और सिटी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड होता है, डेटा अगर इंसर्ट करना है इंसर्ट इनटू टेबल। हाँ, डेटा इंसर्ट कराने के लिए we use, ये कहाँ चला गया, ये टेबल डिस्प्ले हो गई। अब इसमें हम इंसर्ट इनटू कमांड लगाते हैं, इंसर्ट इनटू एसटीयू। उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूज। वैल्यूज में फर्स्ट वैल्यू है रोल नंबर, तो मैंने 1 दे दिया। किसी का नाम लिख दिया, यहाँ पे नेम देना है तो मैंने यहाँ पे किसी का नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देना है एज, तो मैंने दे दिया एज दे दिया। क्लास दे दिया, इनका क्लास दे दिया 12, ये रोमन में डाल, ये कोट्स में आएगा, क्लास किस में आएगा, कोट्स में आएगा, क्योंकि वो उसका टाइप क्या है, कैरेक्टर, कॉमा। क्लास हो गई, सिटी डालना है तो सिटी डाल देंगे पे। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे एंटर करा दी, नेम दे दिया, सॉरी रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, एज, क्लास एंड सिटी। हमेशा याद रखना जो कैरेक्टर वैल्यू होगी उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। और अगर कोई नंबर वाली वैल्यू होगी तो उसको हम लोग विदाउट कोट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एंटर करा दिया, एक वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब हम एक और इंसर्ट कराते हैं, तो कमांड रिपीट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू एसटीयू वैल्यूज। अब वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वैल्यू चेंज करते हैं। पहला वैल्यू रोल नंबर दे दिया हमने 2, नेम दे दिया यहाँ पे, फिर एज दे दिया और क्लास दे दी, क्लास को भी डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, और कॉमा, फिर क्या है हमारा सिटी, तो सिटी दे दिया, एंटर हो गया। तो ये भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये तो प्रॉपर वैल्यूज हैं और कोई रिपीटेशन हो नहीं रहा है। ठीक, तो ये कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं देखो फिर से ये कमांड चलाता हूँ, इंसर्ट इनटू वाला, और यहाँ पे ये वैल्यूज को चेंज करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, ठीक है, मैंने किसी बच्चे को फिर से मैं 2 नंबर देना चाह रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं नल वैल्यू एक्सेप्ट, पहले एक चेक कर लेते हैं, पहले 2 वाला चेक कर, प्राइमरी की वाला चेक कर लेते हैं पहले। सपोज मैंने यहाँ पे किसी का नाम और दे दिया, यहाँ पे उसकी एज डाल दी, और क्लास को मैं क्लास को छोड़ दूँ, डिफ़ॉल्ट क्या लेगा वो, या अभी बाद में चेक करेंगे, तो 12th ही ले लेता हूँ।
डुप्लीकेट हो जाएगा ना। यार हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ कि डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइमरी की बनाया था किसको, रोल नंबर को, और अगर हम उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कराएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कमांड, ये जो थर्ड कमांड है इंसर्ट इनटू वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज टू हम ऑलरेडी इंसर्ट करा चुके हैं रोल नंबर में, और रोल नंबर हमारा क्या है, प्राइमरी की है। रोल नंबर इज द प्राइमरी की, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक, तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये एरर शो करेगा। देखो एरर आ गया ना, और एरर में वो दिखा भी रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर प्राइमरी की। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर प्राइमरी की। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे कॉलम पे कंडीशन लगी है कि द रोल नंबर कॉलम इज द प्राइमरी की, सो दैट कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, प्राइमरी की क्या कहता है, प्राइमरी की ये कहता है कि उसकी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए फॉर एवरी रिकॉर्ड। जितने भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे तो फॉर एवरी रिकॉर्ड द प्राइमरी की शुड हैव यूनिक वैल्यूज, बट in the third case, in the third command we are entering value 2 which is already inserted, so this is the duplicate value, and according to the primary key we cannot enter duplicate values. ठीक है, so this will give an error. ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने प्राइमरी की तो चेक कर लिया, अब हम सपोज चेक करते हैं नेम को नल इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बार क्या कर रहे हैं कि हमारा ये वाला कमांड काम करता है कि नहीं करता है, मतलब नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया हमने, सपोज यहाँ रोल नंबर तो हमने 3 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो नेम है, नेम में हम नल वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नल। नल को इस तरह से लिखेंगे विदाउट कोट, ध्यान रखना नल जो होता है उसको कोट्स में नहीं लिखेंगे, कोट्स में लिख देंगे तो फिर वो एक वैल्यू हो जाएगी NULL। ठीक है, नल विदाउट कोट आएगा, नल मीन्स नो वैल्यू। तो अगर हम नल को डबल कोट्स में लिख देंगे तो फिर वो एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कोट्स में नहीं लिखेंगे, नल को विदाउट कोट ही लिखेंगे। मतलब नेम को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया। फॉर नेम वी आर प्रोवाइडिंग नल वैल्यू, बट एक्चुअली ऑन द टेबल नॉट नल कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन द कॉलम नेम, तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं हम 17 कॉमा क्लास हम डाल देते हैं 12। ठीक, कॉमा उसके बाद सिटी डाल देते हैं। अब बताओ ये कमांड एग्जीक्यूट होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? तो नल वाली नहीं होगी ना, क्योंकि नेम वाले पे हमने नॉट नल लगाया है, तो वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं। नल नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उस पर नॉट नल कांस्टेंट लगा हुआ है और हम उसमें नल वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं किसके लिए, नेम के लिए। तो नेम वाले कॉलम पे नॉट नल लगा है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। जो क्लास में क्यों नहीं आते हैं लोग, समझ नहीं आता मुझे। एक दिन अटेंड करते हैं क्लास, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। कौन? ठीक है, तो अब इसको मैं रन करा के देखता हूँ। तो देखो मेरा एरर शो कर दिए, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। ठीक है, वो एरर भी बता रहा है कि कौन सी एरर है, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। ठीक, अब इसके बाद हमने नॉट नल कंस्टेंट को भी चेक कर लिया। अब हम कौन सा कंस्टेंट चेक करेंगे, डिफॉल्ट वाला चेक करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट किस पे लगाया था, इससे पहले क्या लगाया था हमने, चेक लगाया था क्या? एज देखो एज पे मैंने क्या लगाया, चेक कांस्टेंट लगाया एज के ऊपर। तो एक चीज ध्यान रखना कि माइस्क्यूएल में चेक कांस्टेंट अप्लाई नहीं होता है। माइस्क्यूएल जो डेटाबेस है, DBMS माइस्क्यूएल है, उसमें चेक कांस्टेंट अगर हम बनाते भी हैं तो वो चेक कांस्टेंट क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ओनली माइस्क्यूएल डेटाबेस में। और जैसे कि हमारा ये है ओरेकल डेटाबेस है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो ये चेक कंस्टेंट को अलाउ करते हैं। ठीक, चेक कंस्टेंट हमारा बन तो जाता है बट चेक कंस्टेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर हम जैसे लिखा है एज ग्रेटर देन 5, तो अगर हम एज ग्रेटर देन 5 से कम भी डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो मैं बताता हूँ इसको, जैसे कि अभी तो हम एज 5 से ज़्यादा ही दे रहे थे, बट अगर हम अब एज 5 से कम डाल के देखें तब क्या होगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये फिर से चेंज किया और यहाँ 3 लिखा, कॉमा यहाँ पे किसी का नाम डाल दिया। अब हमें एज की वैल्यू देनी है, तो एज सपोज मैंने 4 दे दिया। ठीक,
और फिर हमें क्लास देनी है, तो क्लास सपोज मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक, कॉमा, और सिटी डालनी है तो यहाँ सिटी डाल देते हैं। अब ये रन करेगा। सर रोल नंबर चेंज करिए सर। रोल नंबर हमने इंसर्ट कहाँ कराया? 3 अभी 3 इंसर्ट थोड़ी हुआ है, वो तो कमांड में एरर आ गई थी। सर चल जाएगा। ये सर कमांड चल जाएगा क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग एज 5 से कम नहीं हो सकती, बट माइस्क्यूएल इसको अप्लाई नहीं करता है, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि हमने चेक कांस्टेंट लगाया था, लेकिन चेक अप्लाई ही नहीं हुआ क्योंकि माइस्क्यूएल चेक कांस्टेंट को अप्लाई नहीं करता है। ठीक, तो वैसे तो एरर आना चाहिए था इसमें, अगर हम और कोई डेटाबेस यूज कर रहे होते तो एरर आना चाहिए था चेक कांस्टेंट वाला, बट माइस्क्यूएल में चेक कांस्टेंट अप्लाई नहीं होता है, तो फिर ये एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा चेक कांस्टेंट भी हमने चेक कर लिया। अब हम डिफॉल्ट कांस्टेंट चेक करते हैं। ठीक, ये हमने इंसर्ट इनटू लगा लिया, उसके बाद वैल्यूज दिखी, तो वैल्यूज में हम यहाँ चेंज कर देते हैं वैल्यूज। मैंने ये 4 ले लिया, कॉमा यहाँ पे ये ले लिया, और क्या है, एज डाल दी मान लो 17। अब डिफॉल्ट क्या लेना है? डिफॉल्ट ये क्या लेगा? जैसे हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है अब, क्लास। लेकिन अब देखो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा इसमें। जैसे मैं अगर फोर्थ नंबर पे जो भी वैल्यू एंटर करूंगा, वो वैल्यू किस में चली जाएगी? कौन से कॉलम में जाएगी? क्लास में चली जाएगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू फिर तो उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू दे ही नहीं पाएंगे। अब मैं फोर्थ नंबर पे मान लो सिटी का नाम डालूं, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्लास को ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन क्लास ब्लैंक नहीं होगा। वो क्या होगा कि ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? क्लास वाले कॉलम में चली जाएगी। मैं एक्चुअली दे रहा हूँ सिटी, मैं प्रोवाइड करूंगा ऐसे सिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, जहाँ से डाल दिया सपोज, तो ये वैल्यू हमने किसके लिए दी है? सिटी के लिए दी है, बट एक्चुअली ये फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा कॉलम है? क्लास वाला कॉलम है। तो ये वाली वैल्यू को किस में कंसीडर कर लेगा? क्लास वाले कॉलम में कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड जो इंसर्ट इनटू का हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा इसमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। उस केस में हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू एसटीयू लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखेंगे कि हम किन किन कॉलम्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक, तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद लिखेंगे दूसरा कॉलम क्या है? नेम, तो यहाँ नेम लिख लिया। फिर तीसरा कॉलम क्या है हमारा? एज का, ठीक। अब चौथा कॉलम हम नहीं लिखेंगे, अब हम क्लास नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट सिटी, क्योंकि हम क्लास के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना नहीं चाह रहे। तो हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू एसटीयू, और उन कॉलम्स के नाम लिखे जिन कॉलम्स में हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो हम रोल नंबर में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, नेम के लिए वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एज के लिए वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, क्लास को छोड़ दिया, क्लास के लिए हम वैल्यू नहीं देंगे, और सिटी को लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। ठीक, अब रोल नंबर लिखेंगे हम, पहले 3 तक हो गया, तो 4 लिख दिया यहाँ पे। अब नेम लिख दिया यहाँ पे, एज लिख दिया, एज लिख दिया, एज लिख दिया यहाँ पे 6 इयर्स, और सिटी लिख दिया, सिटी में डाल देते हैं हाँसी। तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो गया। यस सर। अब हम सिलेक्ट स्टार से चेक करते हैं, देखो क्या होगा कि हमारे टेबल में कितने सर रिकॉर्ड्स 1 लिया होगा। हाँ, उसने 1 ले लिया होगा क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। यस, सॉरी, स्टूडेंट नहीं है, एसटीयू है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू, देखो ऑटोमेटिकली उसने 1 ले लिया वहां पे। ठीक है, आ गया ना 1, ये 1 आ गया। ठीक, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहां पे क्लास के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, और हमने वहां डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखी है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1। ठीक, बट एक चीज ध्यान रखना कि जब हमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में कॉलम्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे
कि किस कौन कौन से कॉलम्स के लिए हम वैल्यू दे रहे हैं और कौन कौन से कॉलम्स के लिए वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना बस थोड़ा सा, कि जब भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उस केस में हमें ये कॉलम्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम कॉलम के नाम मेंशन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उसी ऑर्डर में वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा जिस ऑर्डर में कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी वांट टू गिव default value, in that case we have to mention the column name in the insert into command, and after that we will provide the values for those columns. ठीक, तो ये हमारा ये डिफॉल्ट कंस्टेंट हो गया। और चेक तो तुम लोगों ने देख ही लिया है कि चेक कांस्टेंट जो है वो के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक, तो डिफॉल्ट कांस्टेंट मैंने लगा दिया, नॉट नल लगा दिया, प्राइमरी की लगा दिया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स हम इसलिए लगाते हैं कि हमें कुछ डेटा वैलिडेशन करना है, डेटा को वैलिडेट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो उस केस में फिर हम कांस्टेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि हम टेबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा एंटर कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। मैंने बोला कि किसी के जो मार्क्स हैं वो अगर मैंने चेक कांस्टेंट नहीं लगाया तो कोई भी 100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करा सकता है उस कॉलम में। ठीक है, तो फिर वो एक वैलिड मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट इसलिए डालते हैं कि कोई हमें अगर नल वैल्यू नहीं चाहिए तो हम नॉट नल कांस्टेंट लगा देंगे। हम चाहिए कि प्राइमरी की जो है सॉरी कोई कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यूज हो तो उसमें प्राइमरी की कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट्स का यूज होता है कि जो हमारा टेबल के अंदर डेटा हो वो एक वैलिड डेटा हो, ऐसा नहीं हो किसी भी टाइप का डेटा हमने उसमें फिल कर दिया। ठीक, तो ये कांस्टेंट्स हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अच्छा, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो मैंने अभी कांस्टेंट तुम्हें बनाना सिखाया, इन कांस्टेंट्स को बोलते हैं हम लोग टेबल लेवल कांस्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, ये वाले, ये जो कांस्टेंट्स मैंने बताया, जैसे नॉट नल लगाया, डिफॉल्ट लगाया, ये इनरोल पे लगाया, तो ये कई कॉलम्स पे मैंने कांस्टेंट लगा दी ना। मैंने पहला किस कॉलम पे लगाया, नेम पे लगाया, दूसरा क्लास पे लगाया, तीसरा किस पे लगाया, इस पे लगाया। तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, जब कांस्टेंट्स को हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं, व्हेन द कांस्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन मल्टीपल कॉलम्स, देन दोज कांस्टेंट्स आर कॉल्ड टेबल लेवल कांस्टेंट्स। ठीक है, जब कांस्टेंट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम पे भी अप्लाई किया हुआ है, क्लास पे भी अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ सॉरी एक चीज मैं इसको बता दूं। देखो यहाँ नेम पे जो अप्लाई किया, नेम पे क्या कांस्टेंट अप्लाई किया, नॉट नल। ठीक, उसके बाद क्लास पे कौन सा अप्लाई किया है, डिफॉल्ट। फिर देखो यहाँ पे ये जो मैंने प्राइमरी की किसको बनाया है, प्राइमरी की कौन सी कांस्टेंट कौन सी कॉलम को बनाया है, सिटी। सिटी को नहीं बनाया है प्राइमरी की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी की ब्रैकेट में लिखा है एनरोल एंड रोल। एनरोल। हाँ, एक कॉलम यहाँ पे ये एनरोल का है और एक ये रोल का है। तो ये दोनों कॉलम प्राइमरी की का काम कर सकते हैं ना। ये जैसे किसी का रोल नंबर है तो वो यूनिक होगा, और किसी का अगर एनरोलमेंट नंबर है तो वो भी तो यूनिक ही होता है। जैसे मैंने बताया था एडमिशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, तो ये दोनों कॉलम प्राइमरी की बन सकते हैं ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब ये दोनों कॉलम प्राइमरी की बन सकते हैं तो मैंने क्या किया कि यहाँ इस कॉलम के आगे प्राइमरी की नहीं लिखा, मैंने इस कॉलम के आगे प्राइमरी की मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ नॉट नल मेंशन कर दिया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेंशन कर दिया, बट मुझे इनरोल को या रोल को प्राइमरी की बनाना था तो मैंने उसके आगे मेंशन नहीं किया। तो क्या होता है कि जब हम किसी कॉलम के आगे मेंशन कर देते हैं कि उस पर कौन सा कांस्टेंट लगा है तो उसे बोलते हैं कॉलम लेवल कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें किसी जैसे ये इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉलम लेवल। ये वाला जो कांस्टेंट है इसे क्या बोलेंगे, कॉलम लेवल कांस्टेंट। ये भी क्या होगा, कॉलम लेवल कांस्टेंट होगा। ये भी ये नहीं होगा कॉलम लेवल। अब ये मैंने दो कॉलम्स पे लगाया, इनरोल पे एंड रोल पे, तो ये कांस्टेंट जो होगा वो कहलाएगा टेबल लेवल कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हम एक साथ कई कॉलम पे लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं टेबल लेवल कांस्टेंट। यहाँ पे हमने कितने कॉलम्स पे लगाया, इनरोल पे एंड रोल पे, तो
और टेबल क्रिएट होने के बाद लगाया है। पहले टेबल पूरी क्रिएट हो गई यहाँ पे, क्योंकि लास्ट कॉलम क्या था, सिटी था हमारा। तो जब सारे कॉलम्स क्रिएट हो गए और फिर उसके बाद मैंने प्राइमरी की कॉलम लिखा और प्राइमरी की के ब्रैकेट में लिख दिया एनरोल एंड रोल। तो अब ये क्या होगा, ये एनरोल एंड रोल दोनों हमारे क्या हो गए, प्राइमरी की का काम करेंगे। ठीक है, बिकॉज एक मेथड तो मेरे पास ये था कि मैं एनरोल के आगे प्राइमरी की लिख देता और रोल के आगे भी प्राइमरी की लिखता। जैसे मान लो इस तरह से मैं लिखता, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसे बता देता हूँ। जैसे कि मेरा एक कॉलम था रोल नंबर और एक था एनरोल, ठीक, एक था नेम और एक है क्लास। इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं, एक सिटी का कॉलम है। अब क्या हुआ कि जनरली हम लोग वैसे अगर इसको प्राइमरी की बनाना होता तो हम इसके आगे प्राइमरी की लिख देते टेबल क्रिएट करते समय। अगर इसको प्राइमरी की बनाना है तो हम इस तरह से प्राइमरी की लिख देते। इस पे मान लो अगर नॉट नल लगाना है तो इसके आगे हम क्या लिख देते, नॉट नल। ठीक, और क्लास पे अगर कोई डिफ़ॉल्ट लगाना है तो हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू दे दी, आई दे दी, फर्स्ट दे दी। ठीक, तो ये वाले जो कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम लेवल कांस्टेंट्स, कॉलम लेवल कांस्टेंट्स। जब हम अलग अलग कॉलम्स पे कांस्टेंट लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉलम लेवल कांस्टेंट्स। ठीक है, लेकिन सपोज एनरोल भी तो प्राइमरी की बन सकता है, एनरोल भी तो प्राइमरी की काम कर सकता है। तो लेकिन मैं अगर यहाँ प्राइमरी की लिख दूं इस तरह से, तो इस केस में ये बताओ वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? सर इनवैलिड हो जाएगा सर। इनवैलिड क्यों होगा इनवैलिड? सर हम किसी एक ही को प्राइमरी की ले सकते हैं ना। टेबल में हम दो को प्राइमरी नहीं लगा सकते। हाँ, मैंने बताया था कि प्राइमरी की जो होता है वो किसी भी टेबल के लिए एक ही होता है। एक ही होता है। तो एक तो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया और एनरोल को प्राइमरी की बना दिया, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो कॉलम्स अलग अलग प्राइमरी की का काम नहीं कर सकते। दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की बन सकता है। तो मैं यस जब, सर। तो फिर इस केस में क्या होगा कि मैं यहाँ पे प्राइमरी की ना लिख के सिटी, मैंने सिटी लिख दिया, सिटी का सपोज केयर दे दिया, साइज जो भी है, सिटी बना लिया। अब जब सारे कॉलम्स बन गए, अब उसके बाद मुझे प्राइमरी की लगाना है, तो मैंने लिखा प्राइमरी की और प्राइमरी की के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रोल नंबर कॉमा एनरोल। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए, ये बन गए हमारे प्राइमरी की। अब ये दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, प्राइमरी की का काम करेगा। ठीक है, और अगर इस तरह से हम जो कांस्टेंट लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेबल लेवल कांस्टेंट, टेबल लेवल कांस्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम लेवल कांस्टेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल लेवल कांस्टेंट्स। ठीक, जब मल्टीपल कॉलम्स पे कांस्टेंट एक साथ अप्लाई करते हैं आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल, क्योंकि हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, सारे कॉलम्स बन गए थे, और सारे कॉलम्स बनाने के बाद फिर हमने लगाया प्राइमरी की एंड ब्रैकेट में लिखा रोल नंबर कॉमा एनरोल। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, दिस कांस्टेंट विल बी कॉल्ड टेबल लेवल कांस्टेंट, because we are applying constant after creation of the all the columns. सारे कॉलम्स बनाने के बाद जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो उसे बोलते हैं ये टेबल लेवल कांस्टेंट। ठीक, तो अब ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल लेवल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। यस सर, बताओ। ठीक है, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है इंसर्ट इनटू। और इंसर्ट इनटू को मैंने दो तरह से बताया, एक तो हम डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं और एक कॉलम का नाम लिख के वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट वैल्यू देते हैं तो वो उसी ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट होंगी जिस ऑर्डर में कॉलम है। एक चीज को समझना कि जब हम डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज लिखते हैं, तो वैल्यूज क्या होंगी, उसी ऑर्डर में जाएंगी जिस ऑर्डर में वो टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक, लेकिन मान लो हमें अगर ऑर्डर चेंज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, कॉलम्स के नेम चेंज कर देंगे, सॉरी कॉलम्स के नेम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जैसे ये वाला कमांड देखना तुम लोग, इसमें फर्स्ट वाला कमांड ये लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट
फिर इसमें इसने कॉलम के नाम लिखे, रोल, नेम, एज, क्लास, सिटी, यानी कि ये 5 कॉलम्स के लिए वैल्यू देगा। तो पहली वैल्यू किस में जाएगी, रोल के अंदर जाएगी, दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, नेम के अंदर, थर्ड वैल्यू किस में जाएगी, एज में, और फोर्थ वैल्यू क्लास में, और फिफ्थ वैल्यू किस में जाएगी, सिटी में। तो एक मेथड तो ये है, और एक मेथड क्या है कि हम डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, इस तरह से, ये जो लास्ट वाला कमांड है, ये वाला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 1003। तो ये 1003 किस में जाएगा, जो टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया होगा। ये जो सेकंड नेम है सुनीता, वो किस में जाएगा, जो टेबल के अंदर सेकंड कॉलम होगा उसमें जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ये 7 थर्ड कॉलम में जाएगा, ये सेकंड दूसरे फोर्थ कॉलम में जाएगा, और ये वाला जो नेम है वो फिफ्थ कॉलम में जाएगा। ठीक, तो दो तरह से इंसर्शन हो सकता है, एक तो कॉलम का नेम मेंशन करके, और एक विदाउट कॉलम का नाम लिखे डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करना। तो ये इंसर्ट करके दिखाया है इन्होंने, तो ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, नेक्स्ट कमांड है अपडेट कमांड। ठीक है, तो अपडेट कमांड का क्या यूज होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अपडेट कमांड? सर किसी की वैल्यू अपडेट कर देना सर, जैसे रोल नंबर को, मार्क्स को अपडेट कर देना, चेंज कर देना, इसके नेम को चेंज कर देना सर। हाँ हाँ, अपडेट का मतलब होता है हमें कोई डेटा में अगर कोई चेंज करना है, टेबल के अंदर जो डेटा है, उस डेटा को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड चलता है। अब अपडेट कमांड चलता है कैसे होता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे टेबल में ये रिकॉर्ड्स हैं। ठीक, ये टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का नाम चेंज कर दूं, या किसी का रोल नंबर चेंज कर दूं, या किसी का क्लास चेंज कर दूं। तो मैं कमांड कैसे लिखूंगा, अपडेट, आएगा टेबल का नाम, ध्यान रखना, अपडेट के बाद आता है टेबल नेम, अपडेट STU, फिर उसके बाद आएगा सेट। ठीक, सेट के बाद आएगा मुझे कौन सा कॉलम चेंज करना है, मान लो नेम चेंज करना है किसी का, नेम इक्वल टू, नया नाम दे दिया मैंने किसी का, यहाँ नाम डाल दिया किसी का, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोल नंबर 4 पे जो नेम होगा उसको नए नेम से रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो ये कमांड चलाएंगे तो ये चल गया। अब इसको हम चेक करते हैं सिलेक्ट स्टार से। तो देखा रोल नंबर 4 पे पहले क्या नाम था, आंसू था, अब वो चेंज होकर क्या हो गया, अनुज हो गया। ठीक, ऐसे मान लो हमें फिर से कोई चेंज करना है, तो फिर से हम अपडेट कमांड चला देते हैं। मान लो मुझे किसी की क्लास चेंज करनी है, अपडेट STU सेट क्लास इक्वल टू 12 वेयर नेम इक्वल टू, नेम पे भी लगा सकते हैं, किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं कंडीशन। ठीक है, तो नेम इक्वल टू क्या हो गया, सपोज मैंने उसकी अभिषेक डाल दिया यहाँ पे। अब ये जिसका नाम अभिषेक होगा टेबल के अंदर, वो उसकी क्लास क्या हो जाएगी, 12th हो जाएगी। तो अभिषेक, तो मान लो अगर टेबल के अंदर एक से ज़्यादा अभिषेक है तो सभी की क्लास क्या हो जाएगी, 12th हो जाएगी, क्योंकि हमने कंडीशन नेम पे लगाई है। तो नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनके नाम अभिषेक हो। ठीक, तो वो सारे अभिषेक के फिर नाम चेंज होंगे, बट यहाँ पे तो एक ही है तो एक ही का चेंज होगा, यहाँ पे क्लास चेंज हो जाएगी उसकी। तो हमने फिर यहाँ स्टार लगा दिया, ये देखो वहाँ पे चेंज हो गया, क्लास उसकी क्या हो गई, 12th हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपडेट कमांड चलता है। लेकिन अगर मैं अपडेट कमांड में कंडीशन ना लगाऊं, जैसे मैंने लिखा अपडेट STU सेट सबका सिटी है, सिटी इक्वल टू कर देता हूँ, सबका सिटी मुंबई कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करेगा कि सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मैंने कंडीशन अप्लाई नहीं की इसमें, तो कंडीशन अप्लाई नहीं की तो क्या करेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए सिटी क्या कर देगा, मुंबई कर देगा। तो अब मैं अगर चेक करता हूँ सिलेक्ट STU से, तो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सारे रिकॉर्ड्स का सिटी क्या हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, तो अगर अपडेट कमांड के अंदर हम कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो सारे रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं और विदाउट कंडीशन भी अपडेट कमांड को यूज कर सकते हैं। और अपडेट कमांड कौन सी कैटेगरी में आएगा, DDL में आएगा कि DML में आएगा? सर DML में आएगा। हाँ, DML में आएगा, क्योंकि ये डेटा को चेंज कर रहा है, ना कि टेबल के स्ट्रक्चर को।
तो जब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है तो वो DDL में नहीं आएगा, किस में आएगा, DML में आएगा। ठीक, तो ये हमारा अपडेट कमांड हो गया। अब नेक्स्ट है डिलीशन ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। डिलीशन ऑफ अ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, मतलब किसी स्टूडेंट की रिकॉर्ड डिटेल्स हमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ टेबल के अंदर चाहता हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा, डिलीट फ्रॉम STU where, चलो मैंने रोल नंबर जो उसका 3 है उसको हटा दिया, रोल नंबर इक्वल टू 3। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जो रोल नंबर 3 जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, इसको एंटर करते हैं तो ये क्वेरी ओके आ गया। नाउ चेक कर लेते हैं तो देखो जो रोल नंबर 3 था उसका रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंडीशन, अब मान लो मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, जैसे मैं लिख दूं डिलीट सर पूरा डिलीट हो जाएगा। STU, अगर मैंने ये कमांड चला दिया तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो डिलीट कमांड से क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम डिलीट कर सकते हैं या सारे रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, किसी एक कॉलम से डेटा डिलीट नहीं होगा। रिकॉर्ड जब डिलीट होगा तो पूरा रो डिलीट होगा। डिलीट कमांड क्या करता है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करता है, मतलब पूरा रिकॉर्ड का मतलब समझ रहे हो, एक रो, कंप्लीट रो। ऐसा नहीं होगा कि मैं केवल एज को डिलीट कर दूं या क्लास को डिलीट कर दूं। ठीक है, आई कैन डिलीट अ कंप्लीट रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द होल रिकॉर्ड, नॉट एनी स्पेसिफिक कॉलम। ठीक, MySQL के अंदर ऐसा कोई कमांड नहीं है जो किसी पर्टिकुलर कॉलम से डेटा को डिलीट करे। MySQL के अंदर हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं रोल नंबर 2 के लिए केवल नेम को डिलीट करा दूं। ठीक है, या रोल नंबर 2 के लिए केवल क्लास को डिलीट करा दूं, ऐसा कोई कमांड नहीं है MySQL के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डिलीट कमांड से क्या होता है, रो डिलीट होती है या टपल डिलीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब ये डिलीट कमांड भी हो गया हमारा। नाउ एक्सेसिंग तो पता है तुम लोगों को, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई टेबल है, जैसे ये वाली टेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे केवल क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए और क्लास चाहिए। तो कैसे करेंगे, मुझे केवल नेम, एज और क्लास को डिस्प्ले कराना है, तो कैसे कराओगे डिस्प्ले? सर सेलेक्ट नेम नेम, कॉमा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो कॉलम का नाम है टेबल के अंदर जो नाम होगा उसी नाम से सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि टेबल के अंदर नेम किस नाम से, नेम के नाम से है, एज किस नाम से, एज के नाम से है, तो जो टेबल में जो नेम से वही यूज करना है। ऐसा नहीं कि तुमने नेम को कुछ और लिख दिया, एज को कुछ और लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉलम के नाम वही होने चाहिए जो जिस नाम से वो टेबल के अंदर क्रिएटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, लेकिन अपर केस में लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने इसको अपर केस में लिख दिया, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन नाम अलग नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने इसको अपर केस में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि नाम वो किसी और नाम से और हम उसको सिलेक्ट किसी और नाम से कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सिलेक्ट किसी और नाम से करूंगा तो वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। सिटी, सॉरी मैं 3 ही कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम SQ, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। ठीक, मतलब पर्टिकुलर कॉलम्स। अब मान लो मुझे इसमें कोई कंडीशन लगानी हो, जैसे अभी तो मैंने ये कमांड चला दिया, मैं चाहता हूँ कि केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आए, उन्हीं स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, एज चाहिए, क्लास चाहिए, जिनका क्लास 12th है। ठीक, तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, वेयर क्लास इक्वल टू 12, और डबल कोट्स में लिखूंगा क्योंकि क्लास वाला कॉलम स्ट्रिंग है, क्लास वाला कॉलम क्या है, कैरेक्टर है, तो उसको डबल कोट्स में मेंशन करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या होगा
कि केवल 2 ही रिकॉर्ड हमारे पास, जितने भी 12th क्लास के होंगे वो सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 12th वाले आ गए सारे, और उनका क्या है, नेम आया, एज आया और क्लास आया। सपोज मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, मतलब सारे कॉलम चाहिए, तब मैं क्या लगाऊंगा, अगर सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो क्या है, सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू। सर एरर आ जाएगा स्टार। स्टार मेरे क्यों आएगा? सर वो पीछे सेलेक्ट के साथ चलता है। हाँ तो सिलेक्ट के साथ ही तो लगाया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू। स्टार मीन्स होता है वी आर सिलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स ऑफ अ टेबल। स्टार मीन्स होता है कि वी आर नॉट सिलेक्टिंग सम स्पेसिफिक कॉलम, वी आर सिलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स। ठीक है, लेकिन वेयर से क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही आएंगे, कॉलम तो सारे आएंगे लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ही आएंगे, क्योंकि मैंने वेयर लगा दिया इसमें। तो वेयर से क्या होगा कि जिन जिन का क्लास 12th होगा, जिन उन बच्चों के सारे, उन बच्चों के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे केवल। वेयर से क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आएंगे, लेकिन उन रिकॉर्ड्स के लिए कॉलम तो सारे डिस्प्ले होंगे। इस तरह से मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आए, लेकिन उन दोनों रिकॉर्ड के लिए कॉलम सारे आए हैं, रोल नंबर भी आया है, नेम भी आया है, एज भी आया है, क्लास भी आया है और सिटी भी आया है। ठीक है, तो वेयर से क्या होता है कि वेयर से कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स ही आते हैं। ठीक है, वेयर, अगर हम वेयर कमांड लगा देंगे तो वेयर से क्या होगा कि टेबल से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही सिलेक्ट होके आते हैं, और स्टार का मतलब होता है कि हम उस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर रोल नंबर था, नेम था, एज था, क्लास था, सिटी था, तो पांचों के पांचों कॉलम सेलेक्ट होके आए क्योंकि मैंने स्टार लगाया है। ठीक, लेकिन मुझे अगर सारे कॉलम नहीं चाहिए तो मैं उन कॉलम्स के नाम लिखूंगा। जैसे मुझे केवल नेम चाहिए और एज चाहिए, तो सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम एस, अगर मैं एस लिख दूं तो इस केस में क्या होगा कि नेम और एज आएगा लेकिन सारे स्टूडेंट्स का आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई, तो इस केस में 3 ही स्टूडेंट हैं उस टेबल के अंदर, तो उनका क्या क्या आ गया, नेम आ गया और एज आ गया। लेकिन मैं कमांड को चेंज कर दूं इस तरह से कि मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं वेयर। ठीक, तो वेयर अगर मैं लगा देता हूँ क्लास इक्वल टू 12, तो अब इस केस में क्या होगा कि जिन जिन बच्चों का क्लास 12th होगा उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा। तो अब मेरे पास केवल 2 ही रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो वेयर से क्या होता है कि वेयर अगर हम यूज करेंगे तो वो कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को ही डिस्प्ले कराएगा, और जब हम स्टार यूज करते हैं तो वो उस टेबल के सारे कॉलम को सिलेक्ट करता है या डिस्प्ले कराता है। ठीक है, सिलेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले। अगर हमें कोई चीज डिस्प्ले करानी है तो MySQL में क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट। फ्रॉम कब यूज करते हैं, फ्रॉम मतलब होता है कि कौन सी टेबल से सिलेक्ट करना है, और वेयर का मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब होता है टपल्स या रोज। वेयर क्या करता है, रोज को सिलेक्ट करता है, और जब सिलेक्ट के साथ हम कॉलम के नाम लिखते हैं तो वो कॉलम सिलेक्ट करता है, और स्टार क्या करता है, सारे कॉलम सिलेक्ट करता है। ठीक है, यस सर। तो ये एक्सेसिंग तो आता है तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक्सेसिंग तो कर लोगे। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज बताया था मैंने, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सर यूनिक वैल्यूज आती है। हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेबल में देखो, जैसे मेरे पास ये टेबल थी, कौन सी, एसटीयू टेबल, तो सिलेक्ट स्टार एसटीयू। सर ये मुझे सिर्फ पूरा टेबल डेटा डिस्प्ले हो गया। हाँ, अब मैं जैसे अब मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट क्लास, मैंने लिखा सेलेक्ट क्लास, तो मेरा क्लास वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा फ्रॉम एसटीयू। क्या करेगा, क्लास वाला कॉलम डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर लिखूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास, क्लास फ्रॉम एसटीयू, ठीक, अब क्या आउटपुट आएगा, सर 12th और 1। सर एक ही आएगा 12th। हाँ, ये रिपीट नहीं करेगा, जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है वो केवल एक ही बार डिस्प्ले होगा, यानी 12th वाला जो 2 बार आ रहा था वो एक ही बार डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, वो डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम है और उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करेगा, केवल उन्हीं वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा जो तुम्हारी
मतलब क्या बोलेंगे, यूनिक एंट्रीज होंगी। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट? यस सर। ओके, अब डिस्टिंक्ट के बाद है हमारा, अच्छा डिस्टिंक्ट एक से ज्यादा कॉलम पे भी लग सकता है। जैसे मैंने अभी एक ही कॉलम पे लगाया था, जैसे मुझे 2 कॉलम पे लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रोल नंबर कॉमा डिस्टिंक्ट सिटी। दोनों बार डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे 2 कॉलम को सेलेक्ट करना है और दोनों की डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रोल नंबर कॉमा डिस्टिंक्ट सिटी या डिस्टिंक्ट क्लास। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना कि डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम पे भी लग सकता है, लेकिन मल्टीपल कॉलम पे जब लगाओगे तो उसको कैसे लिखोगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट कॉलम का नेम कॉमा डिस्टिंक्ट सेकंड कॉलम का नेम। लेकिन अगर एक ही बार डिस्टिंक्ट लिखोगे फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब है पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग में बताया था कि केवल उन्हीं स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है या ए पे एंड होता है, या जिनके नाम का ए का थर्ड, जिनमें नाम में थर्ड लेटर ए है। ठीक है, तो ये कहलाता है पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग क्या यूज करते थे हम लोग, पैटर्न मैचिंग में क्या यूज होता था, किस सिंबल का यूज करते थे? जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट IQ स्टूडेंट वेयर नेम लाइक लाइक का नाम वालों के स्टार्टिंग में सपोज जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे बोले, जे परसेंटेज जे परसेंटेज ये से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें किसी का नाम किसी का नाम एसक्यू है, एसक्यू है नेम लाइक आ गया। अब मैं मानूं कि किसी का नाम मान लो ए पे एंड हो रहा है, तब क्या लिखेंगे? सर परसेंटेज का स्टार्टिंग सिंबल में आ जाएगा, स्टार्टिंग में ए परसेंटेज हो जाएगा, ए परसेंटेज ये हो जाएगा, ये आ गया। सॉरी परसेंटेज ये नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने, ए पे एंड करना है ना। से एंड हाँ परसेंटेज ये आएगा, परसेंटेज पहले पर्सन से का कोई रिकॉर्ड नहीं तो ए पे एंड हो रहा है। ठीक है, फिर अगर मुझे कहीं पे भी कुछ बीच में कहीं पे भी कुछ चाहिए तो क्या लगाएंगे? आगे और पीछे दोनों फिर जगह अंडरस्कोर परसेंटेज का हाँ सिंबल दोनों तरफ परसेंटेज लगा देंगे। मतलब इस तरह से मैंने कहीं बीच में भी चाहिए तो इस तरह परसेंटेज ए बी ले सकते हैं। तो जहाँ भी ए बी मिलेगा उस नेम के अंदर तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई थिंक ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे ए बी ये कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइम हो गया तुम लोग क्लास का 10 बज गए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि अभी कहाँ तक हो गया हमारा देख लेता हूँ जरा। पैटर्न मैचिंग तक हो गया, इसके बाद है क्रिएशन ऑफ टेबल फ्रॉम अदर टेबल अदर एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट है तुम्हारा ये वाला। कुछ थोड़े से कमांड्स और हैं वो मैं कल बता दूंगा। तो ये चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा माइस्क्यूएल का। ठीक, फिर चैप्टर 2 जो स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर 2 12th वाला चैप्टर है जिसमें कि टेबल्स को ज्वाइन कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ अभी। सर नेटवर्किंग है थैंक यू अपने सर। जब इस साल क्या क्या जी? नेटवर्किंग है क्या सर? हाँ नेटवर्किंग है सिलेबस में, लेकिन वो उसको मैं इसके बाद सर वो बताऊंगा। कब करो? ये माइस्क्यूएल कंप्लीट हो जाए, माइस्क्यूएल के बाद फिर नेटवर्किंग होगी। ओके सर। ठीक है, और अभी 2 चैप्टर और रह गए हैं। एक तो वो रह गया तुम्हारा कि माइस्क्यूएल को पाइथन से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक, और एक वेबसाइट डिजाइनिंग वाला है जेंगो के नाम से है, जेंगो एक चैप्टर होगा देखना लास्ट में, जेंगो, और एक पाइथन कनेक्टिविटी विद माइस्क्यूएल।
तो 2 चैप्टर Yes, वो बचे हैं sir. और एक नेटवर्किंग का पोर्शन है। तो नेटवर्किंग तो मैं तुम लोग खुद से कर लोगे, मैं जस्ट डेफिनेशंस पूरी उसकी स्लाइड दे दूंगा तुम लोगों को और डेफिनेशन एक बार समझा दूंगा। तो नेटवर्किंग में तो याद करना है तुम लोगों को, थ्योरी पार्ट है वो। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास। Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, लीव कर दो लास्ट।